Hi everyone and welcome back to the official channel of LegalEdge. Now before we start with our today's session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box whether I'm audible or not. Audible and visible too, guys. Chal, just give me a second now. Just a second. Now, so let's start with our session. अब आज हम क्या डिस्कस करेंगे? A very important topic. जिस चीज को लेकर आप लोग बहुत टाइम से परेशान भी चल रहे हो कि सर कौन से आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट है, कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, किन किन चीजों को उन आर्टिकल्स के अंदर हमें याद करना है, क्या स्किप करना है. दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट क्योंकि कंसोर्शियम के अगर हम क्लैट के पिछले 2-3 साल के पेपर देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड वन लाइनर्स ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन उन्होंने पेपर में पूछी है. And therefore, a basic set of articles which are important from the purposes of your paper includes Article 1 to Article 51 of the Constitution. और इन सारी चीजों को समझने के लिए कोई आधा घंटा 45 मिनट्स एक आध टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. अगले 15 मिनट में मैं आपको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता दूंगा. इन आर्टिकल्स को तो आप कवर कर ही लेना, ठीक है. एंड ट्रस्ट मी 99% अगर क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव आर्टिकल्स में से आना होगा तो इन चीजों से कवर हो जाएगा. And that will be more than sufficient for the purposes of your preparation of current legal GK. ठीक है. So किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को अगर आप देखो, चाहे क्लैट हो, चाहे इलेट हो, चाहे स्लैट हो, चाहे इवन कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी आप देना चाह रहे हो, जहां पर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, वहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं ना, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. That is right from starting with your union and its territory and getting continued till DPSP. इतने अगर आर्टिकल्स भी आप कवर कर लोगे ना तो ट्रस्ट में आपकी बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी. तो 4 पार्ट्स को आपको प्राइमरली याद करने की जरूरत है. मतलब ये तो याद करना ही है, इसको तो स्किप कर ही नहीं सकते. दैट इज पार्ट 1 which deals with territory, part 2 the people with respect to citizenship, Part 3 the shield, that is fundamental rights, and Part 4 that is the compass. और इन चार पार्ट्स को आप कैसे याद कर सकते हो कि पार्ट 1 ये लॉ अप्लाई होगा कहां, ये कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किया कहां जाएगा. सो पार्ट 1 उस चीज के बारे में बात करता है. एंड पार्ट 1 दिस ईयर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फिलहाल पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग द नेम और ऑल्टरिंग द नेम ऑफ केरला. केरला का नाम केरलम करने के लिए एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है. एंड देयरफॉर पार्ट 1 बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्पसेस ऑफ योर पेपर. Then comes part 2 कि लॉ किन लोगों पे अप्लाई होगा. कॉन्स्टिट्यूशन कहां अप्लाई होगा, पार्ट 1 में बता दिया. कॉन्स्टिट्यूशन किन लोगों पे अप्लाई होगा वो भी तो पता करना है ना. दैट इज समथिंग इट इज गिवन अंडर पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप. फिर भाई स्टेट लोगों के ऊपर आर्बिट्ररी एक्शंस लेना शुरू ना कर दे तो लोगों को वो जो शील्ड दी गई है टू रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड इट्स सब्जेक्ट्स, दैट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है आर्टिकल 12 से 35 तक. एंड पार्ट 4 की स्टेट को गवर्न करते टाइम किन किन चीजों को अचीव करना है, क्या नहीं करना है, ये आपके पार्ट 4 में गिवन है विच इज अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक रन करता है. तो पार्ट 1 इज इंपॉर्टेंट, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें आर्टिकल 1 इंपॉर्टेंट है. बस इसको लेकर ये चीज याद रखो दैट दिस टॉक्स अबाउट नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, जहां पर आर्टिकल 1 हमें ये बताता है दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. आर्टिकल 1 को लेकर सिर्फ इतनी चीज याद रखो, नेम एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, जिसने ये बताया इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. देन कम्स आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच टॉक्स अबाउट एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स. मतलब अगर किसी फॉरेन टेरिटरी को, ठीक है, इफ एनी फॉरेन टेरिटरी is becoming a part of our country, then that thing will be done through Article 2 of the Constitution of India, जहां पर Parliament may by law admit and establish new states in the Indian Union. ठीक है, Article 2 उस चीज से रिलेटेड है. Article 3 रिलेटेड है with respect to the formation of new states and alterations of areas, boundaries and names of existing states. Internal reorganization जो हमारी कंट्री का होता है, ठीक है, internal reorganization of the country takes place through Article 3 of the Constitution of India. तो बाहर की टेरिटरी को अगर आप कंट्री का पार्ट बनाओगे तो वो आर्टिकल 2 से होगा. इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन अगर हो रहा है या नाम बदला जा रहा है, दैट टेक्स प्लेस थ्रू आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 4 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी इस चीज को याद रखो. आर्टिकल 4 सिर्फ इतनी सी चीज हमें बताता है कि 2 and 3 के फर्दरेंस में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होना है, ठीक है,
2 और 3 के फर्दरेंस में अगर किसी भी लॉ को इनैक्ट किया जा रहा है जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस आप कर रहे हो, सो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब मान लो जैसे आर्टिकल 2 और 3 में स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, अभी मान लेते केरला का नाम बदला जाएगा, केरला का नाम बदलना है तो आपको शेड्यूल 1 को भी चेंज करना पड़ेगा जिसमें लिस्ट ऑफ टेरिटरी गिवन है ना। तो वहां पर शेड्यूल 1 में जो चेंज होगा ना उसको आर्टिकल 368 वाला अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, मतलब दैट कैन बी पास थ्रू सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 1 में ये 4 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है और पार्ट 1 हमें ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई कहां होगा। फिर पार्ट 2 हमें ये बताता है कि किन लोगों पे अप्लाई होगा, कि भाई किन लोगों के लिए इस कंट्री को बनाया गया है, हु आर द सब्जेक्ट्स ऑफ दिस कंट्री, हु आर गोइंग टू बी सब्जेक्ट्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी तो पता होना चाहिए। So there you have part 2 of the constitution which deals with citizenship, ठीक है, which deals with citizenship, जहां पर 1950 से लेकर आज तक काफी कुछ चीजें चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को अगर हम देखें तो आर्टिकल 5, 6 एंड आर्टिकल 9 आर इंपॉर्टेंट इन दिस केस। आर्टिकल 5 regulates the citizenship at commencement. आर्टिकल 5 regulates the citizenship at commencement. कॉन्स्टिट्यूशन को जब अप्लाई किया जा रहा था इनैक्ट करने के बाद, तो किन लोगों को इंडिया का सिटीजन रिकॉग्नाइज किया गया, दैट इज सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो चीज आपकी आर्टिकल 5 में गिवन है। देन कम्स आर्टिकल 6 व्हिच टॉक्स अबाउट राइट्स ऑफ पर्सन्स माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए पार्टीशन के टाइम पे, उनको भी इंडिया की सिटीजनशिप दी गई, एंड दैट इज गवर्न थ्रू आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 9 इन अ वे पुट्स अ बार ऑन dual citizenship, ठीक है। आर्टिकल 9 पुट्स अ बार ऑन डुअल सिटीजनशिप, कि डुअल सिटीजनशिप नहीं है इंडिया के, अगर किसी पर्सन को सिटीजन की तरह रिकॉग्नाइज किया गया, वो अगर किसी और कंट्री का सिटीजन बन जाता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप को रिवोक कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये चीज आर्टिकल 9 से आती है। एंड आर्टिकल 10 एक्चुअली टॉक्स अबाउट द कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप राइट, कि जिन लोगों को आर्टिकल 5 और 6 के अंडर इंडिया का सिटीजन रिकॉग्नाइज किया गया है उनकी सिटीजनशिप कंटिन्यू होती रहेगी सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट इन दैट रिगार्ड। तो आर्टिकल 5, 6, 9, 10 इतना आप पढ़ लो। और पार्ट 2 में जो अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which tells us that the parliament holds the absolute power to regulate the rights of citizenship by law, ठीक है। आर्टिकल 11 हमें ये बताता है that parliament may by law regulate the matters in relation to the acquisition and termination of citizenship, एंड उसी आर्टिकल को यूज करके पार्लियामेंट ने सब्सिक्वेंटली सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 बनाया, जिसके थ्रू आपकी मेरी हम सबकी सिटीजनशिप को रेगुलेट किया जाता है। पार्ट 2 में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और सिर्फ आर्टिकल का नंबर और उसकी हेडिंग, ये चीजें आप लोगों को अच्छे से याद करके रखनी है, ठीक है। तो आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 इन सारी चीजों पे आ गया। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच इज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच डील्स विद फंडामेंटल, which deals with fundamental rights, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट तो आर्टिकल 14 से होते हैं और 32 तक जाते हैं, बट उसके अलावा भी इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि पार्ट 3 एक्चुअली रन्स फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये क्या कर रहे हैं, दिस इज पुटिंग अ लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द स्टेट। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द सिटीजंस, state shall not deprive the person of life and personal liberty. Are you getting it? तो रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है टू रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड इट्स सब्जेक्ट्स, बट रिस्ट्रिक्शन लगा किसके ऊपर रहे हो ये भी तो पता चलना चाहिए ना, यस और नो। रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर लगा रहे हो ये भी तो पता चलना चाहिए। एंड देयरफॉर आर्टिकल 12 becomes important which gives us the definition of state। तो स्टेट को हम आम भाषा में गवर्नमेंट तो समझते हैं, that state is actually the government, but when you look at article 12 of the constitution of this country, article 12 gives us the definition of state where it says it includes the government, the parliament of India, the state legislatures and local and other authorities। ये सब लोग स्टेट की कैटेगरी में आते हैं और इन्हीं से बचाने के लिए हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए, ठीक है। एंड आर्टिकल 13 gives us the doctrine of judicial review। Article 13 gives us the doctrine of judicial review because it imposes a restriction on the state। वो स्टेट के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है। क्या रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया जाता है,
that laws that are inconsistent with or in derogation of fundamental rights are void, and this is something which forms the foundation of judicial review. ठीक है कि भाई ऐसा कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होगा वो लॉ वॉइड होगा. तो आर्टिकल 13 ये रिस्ट्रिक्शन तो बताता ही है, साथ में इट गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ लॉ. साथ में हमें ये लॉ की भी डेफिनेशन प्रोवाइड करता है. ठीक है, अब ओरिजिनली याद रखना देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स गिवन टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जैसे आर्टिकल 31 था, उसमें एक राइट टू प्रॉपर्टी भी गिवन था. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन gave us 7 set of fundamental rights. One was right to property which was mentioned under article 19(1)(f) and article 31 of the constitution. बट उसको लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट से हटाकर एक मेयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है आर्टिकल 300A के अंडर. तो अब आज की डेट में हमारे पास 6 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, and right to constitutional remedies. So there were 7 fundamental rights which are given by the original constitution. Now there are only 6, and right to property under article 31 was removed by 44th Amendment Act of 1978, and now it is a legal right under article 300A in part 12. ठीक है, तो जो सबसे पहला राइट है आपका वो राइट टू इक्वालिटी है, which runs from article 14 to article 18 of the constitution. जिसमें 14 actually talks about equality before law and equal protection of law. दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, एक यूके ओरिजिन का है, एक यूएस ओरिजिन का है. इक्वालिटी बिफोर लॉ का सिंपल सा मतलब होता है दिस इज प्राइमरली रिलेटेड टू नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी. मतलब नो इंडिविजुअल इज अबव द लॉ, सब लॉ की नजर में बराबर है. दिस इज नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टॉक्स अबाउट पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, जहां ये कहता है इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली. जो बराबर हैं उनको बराबर से आप ट्रीट कर सकते हो. Those who are differently placed, they can be treated differently, and यहाँ पर reasonable classification allow किया जाता है intelligible differentia के basis पे. So reasonable classification of groups is permitted and arbitrary class legislation is strictly prohibited. और क्यों reasonable classification allow किया जाता है? Because of equal protection of law. तो article 14 इस चीज से related है. 15 basically talks about prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Article 15 के हिसाब से the state cannot discriminate among the citizens. अब ये चीज याद रखना, Article 15 is available to citizens only. Article 15 सिर्फ citizens को दिया जाता है, सबके पास नहीं है. 14 citizens और foreigners दोनों के ऊपर अप्लाई होता है, बट 15 सिर्फ citizens को दिया गया है कि स्टेट सिटीजन्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. देन 16 एंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. ठीक है, जहां पर ये भी सिर्फ सिटीजन्स को दिया गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के टॉपिक्स पे. दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में स्टेट सिटीजन्स के बीच में इन ग्राउंड्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करें. देन कम्स आर्टिकल 17 which talks about abolition of untouchability, and untouchability के एक्ट्स को पनिश करने के लिए जिस लॉ को यूज किया जाता है दैट इज SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989. तो आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है. देन कम्स आर्टिकल 18 which talks about abolition of titles. भाई स्टेट किसी को ना तो टाइटल कन्फर करेगा, ना ही कोई टाइटल वैलिड होगा. इंडियन सिटीजन किसी फॉरेन गवर्नमेंट से किसी तरीके का टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस और एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स. तो ये सब आपका राइट टू इक्वालिटी के अंदर आ जाता है. ठीक है, फिर जो नेक्स्ट सेट ऑफ आर्टिकल है दैट कम्स अंडर राइट टू फ्रीडम व्हिच रन्स फ्रॉम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जिसमें सबसे पहली चीज है आर्टिकल 19 जो हमें 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स देती है 19 क्लॉज 1 के अंदर. ठीक है, और इनको याद रखना, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, क्लॉज वाइज इनको याद रखना. 19(1)(a) gives us freedom of speech and expression. 19(1)(b) gives us freedom to assemble peacefully without arms. ये दोनों इस साल बहुत न्यूज में रहे बिकॉज ऑफ राइट टू प्रोटेस्ट. ठीक है, इसकी वजह से ये दोनों आर्टिकल्स बहुत ज्यादा इस बार न्यूज में थे.
Then Article 19(1)(c) gives us freedom to form associations or unions. 19(1)(d) freedom to move freely throughout the territory of India. 19(1)(e) is about freedom to reside and settle in any part of territory of India. And 19(1)(f) omitted है, जो पहले right to property हुआ करता था. 44th अमेंडमेंट एक्ट से इसको यहां से भी हटा दिया गया. एंड आखिरी जो फंडामेंटल फ्रीडम है आर्टिकल 19 के अंदर, दैट इज 19(1)(g) which gives us freedom to practice any profession, occupation, trade, business, etc. ये 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं. इनको क्लॉज वाइज याद करके रखना, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. And these rights are not absolute in nature. The state can restrict them on the grounds of reasonable restriction, जैसे public order, security of the state, contempt of court, so on and so forth. ठीक है. Then the next important article is Article 21 of the Constitution, which talks about right to life and personal liberty. ठीक है. Which talks about right to life and personal liberty. Article 21 में given है. 21A talks about right to education. So 21 is about right to life and personal liberty, and 21A is about right to education. ये दोनों चीजें बस याद करके रखो. फिर क्रिमिनल मैटर्स में प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 20 gives us protection in respect for conviction for offenses. Ex post facto laws से प्रोटेक्शन आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में दिया गया. डबल जियोपार्डी से प्रोटेक्शन आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में दिया गया. एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन हमें आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन. तो इनको क्लॉज वाइज थोड़ा सा याद करके रखना. ठीक है. फिर आर्टिकल 22 गिव्स अस प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. वो अरेस्ट और डिटेंशन के टाइम पे राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट, वो सारी चीजें आपकी आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन होती है. ठीक है. देन कम्स आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, which talks about prohibition of traffic in human beings and forced labor, and 24 which is prohibition on employment of children in factories and mines. ये primarily right against exploitation या protection against exploitation है जो constitution में given. ठीक है. यहां पर आकर हमारे काफी हद तक सेट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं. फिर हमारे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है. फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज गिवन अंडर आर्टिकल 25 to 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल 25 टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन. 26 टॉक्स अबाउट फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. 27 is about freedom from paying taxes for the promotion of particular religion, and 28 talks about freedom from attending religious instructions in certain institution. आर्टिकल का नंबर और हेडिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपके लिए याद करके रखना. ठीक है. देन यू हैव कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसमें आर्टिकल 29 इज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. आर्टिकल 30 इज अबाउट राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर ओन चॉइस. एंड जो आखिरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर, wherein the aggrieved person is having an option of approaching directly the Supreme Court of India for the purposes of enforcement of their fundamental rights by way of writs. इसी आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था. ठीक है. जिसमें रिट ऑफ मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, सर्चोररी है एंड हेबियस कॉर्पस है. ठीक है. हेबियस कॉर्पस, को वारंटो, मैंडेमस, प्रोहिबिशन एंड सर्चोररी, ये 5 रिट्स हैं. और हमेशा याद रखना रिट का कॉन्सेप्ट हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया था. ठीक है. और जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिया. यूनाइटेड स्टेट्स वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यूके एक्चुअली वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, बट रिट का कॉन्सेप्ट हमने वहां पर आपका कहां से, यूनाइटेड किंगडम से लिया. ठीक है. ये आपके इंपॉर्टेंट सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं. पार्ट 3 में ये आर्टिकल्स आपके इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल का नंबर, हेडिंग, और जिन आर्टिकल्स के रिलेशन में मैंने बोला है क्लॉजेस को भी याद करना है, वहां पर क्लॉज भी याद करना होगा. ठीक है. देन कम्स पार्ट 4 which talks about डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है, लेंथी है, बट कुछ नहीं, 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करो. आर्टिकल का नंबर और हेडिंग याद करो. ये पीडीएफ एज इट इज आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, इसको रट लेना. एंड मोस्ट प्रॉब्ली कमिंग सैटरडे को वील हैव अ क्विज ऑन द सेम थिंग एज वेल. इंटरेस्टिंग सा सेशन हम कुछ करने वाले हैं एंड वहां पे हम ये सारी चीजें भी कवर करेंगे. ठीक है. तो पार्ट 4 में अगर हम देखें तो पार्ट 4 में सबसे पहले आर्टिकल 36 है which gives us definition of the state, जहां पर आर्टिकल 36 आइडेंटिकल डेफिनेशन हमें प्रोवाइड करता है जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी गिवन.
बस डिफरेंस ये है, पार्ट 3 इज जस्टिसिएबल इन नेचर एंड पार्ट 4 इज नॉन जस्टिसिएबल, जो चीज हमें आर्टिकल 37 से भी पता चलती है। आर्टिकल 37 basically tells us about the relevance of DPSPs, and it says directives are not enforceable by a court, but they are fundamental in the governance of the state, and the state has a constitutional duty to apply them in making laws. ठीक है, तो 36 डिफाइन करता है, 36 हमें 37 हमें रेलेवेंस बताता है, 36 स्टेट की डेफिनेशन हमें देता है, एंड 37 से हमें समझ में आता है कि पार्ट 4 इज नॉन जस्टिसिएबल, मतलब अगर स्टेट इन डीपीएसपी को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, वी डोंट हैव एन ऑप्शन ऑफ फाइलिंग अ केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, अब इन सारे प्रिंसिपल्स को आप तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। जैसे आर्टिकल 39 है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, आर्टिकल 43 एंड 43A लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स एंड वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ये तीन आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देन गांधीयन प्रिंसिपल में आर्टिकल 40 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, 46 है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, STs एंड OBC, 47 is about duty to raise nutrition level and improvement of public health, and 48 is about organization of agriculture and animal husbandry. ये गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं आपके इंपॉर्टेंट डीपीएसपीस। फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल में अगर हम बात करें मॉडर्न गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गोवा, उत्तराखंड, असम एंड MP, these are the states which are currently working on the concepts of UCC. Then 45 free and compulsory education for children, 49 protection of monuments of national importance, 50 is about separation of judiciary from executive, separation of power, article 50 में given है, and 51 is about promotion of international peace and security. इन तीनों चार्ट्स को एज इट इज आप याद कर लोगे, डीपीएसपीज आपकी खत्म हो जाएंगी। लास्ट बचती है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं गिवन थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 1978 में उनको ऐड किया गया 10 ड्यूटी को, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 11th ड्यूटी को ऐड किया गया। ठीक है, ड्यूटीज के आर्टिकल्स अगर आप चाहो तो आप याद कर सकते हो, नहीं तो फिर मैं किसी सेशन में आपको इस चीज के बारे में बता दूंगा, वहां से आप इसको भी कवर कर लेना। बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ट्रस्ट में। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में है तो बहुत सारे आर्टिकल्स ना, 448 क्वांटिटी वाइज आर्टिकल्स हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या सब याद करने हैं? भाई इलेक्शन कमीशन न्यूज में चल रहा था तो इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल का आपको पता होगा, डीलिमिटेशन का आर्टिकल आपने न्यूज में करंट अफेयर्स में पढ़ लिया होगा, तो बाकी सब चीजें जो न्यूज में आ रही है उनके रिस्पेक्टिव आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स में बताई ही जा रही है। अदर देन दैट स्टैटिक पोर्शन के फॉर्म में आपको ये सारे आर्टिकल्स याद करने की जरूरत है, इतने कर लोगे सफिशिएंट है, ट्रस्ट में। ठीक है, इसके अलावा और कुछ रिक्वायरमेंट हो तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड सेशन अगर अच्छा लगा हो और इंपॉर्टेंट लगा हो तो डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स एज वेल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, सैटरडे को मोस्ट प्रोबब्ली वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी फन सेशन इन सारी चीजों से रिलेटेड, वेयर इन वी हैव क्विज ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज वेल। ठीक है, बाकी तबियत वगैरह का ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए, एंड आई सी यू सून गाइस। ऑलराइट, thank you so much everyone, thank you so much guys, thank you so much, thank you।